हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो विद्युत धारा से संबंधित पार्ट 7 को हम लोग देखने वाले हैं। यानी इससे पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक हम लोग देख चुके हैं। तो जो भी दोस्त लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनको बेहतरीन जानकारी विद्युत धारा में एकदम जीरो लेवल से आपको मिल रही होगी। और यहाँ अगर जो एक एक वीडियो आप देखते हुए आए होंगे तो आपको बहुत बेसिक से जानकारी एकदम मिलता जा रहा होगा। ठीक है, ये क्लास 10th का विद्युत धारा है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम पिछले पार्ट 6 में ओम के नियम को देखे थे और ओम के नियम में प्रतिरोध नामक जो भौतिक राशि आई थी उसके बारे में हम पार्ट 7 में व्याख्या करने वाले हैं। पूरे प्रतिरोध के बारे में व्याख्या इसको मिलेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि आप लोग नोट्स भी करते जाएं। ठीक है, बिना कॉपी कलम लिए बैठ के ये सब पढ़ाई कर पाना संभव नहीं है। तो चलिए हम यहाँ भी एकदम जीरो लेवल से उठाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, और जो लोग पार्ट 6 नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, ओम के नियम के बारे में व्याख्या उसमें मिल जाएगी। पार्ट 1 से हालांकि देखिए तो जो लोग नहीं देखे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे आवेश से एकदम लिया गया है। ठीक है, और अगर जो आप सच्चे दृढ़ इच्छा रखते हैं कि आपको एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाना है तो आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें ताकि वो भी सब्सक्राइबर है, जिससे मेरा सब्सक्राइबर बढ़े और हम जो है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करें ताकि आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखे हैं। ओम का नियम देखिए, हमें जो इस पार्ट में वीडियो बनाना है थोड़ा सा उटक पुटंग जैसा हो गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक ओम प्रतिरोध की परिभाषा, तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से पढ़ाई शुरू करेंगे ओम के नियम। देखिए दोस्तों, ओम का नियम सीधी सी बात क्या बोलता है, तो ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध बताता है। ओम का नियम क्या है? विद्युत धारा विभवांतर में संबंध है। ओम का नियम में क्या चीज का वर्णन है? तो विद्युत धारा विभवांतर में संबंध है। अरे भाई सीधी सी बात है, जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा करंट रहेगा। तो वोल्टेज यानी विभवांतर, करंट यानी क्या? विद्युत धारा। ये तो सीधी सी बात है। अब इसका गणितीय निरूपण करेंगे तो क्या संबंध होता है? तो विभवांतर भी जो होता है समानुपाती होता है प्रवाहित धारा के। विभवांतर भी यानी वोल्टेज जो होता है करंट के समानुपाती होता है। दोनों ही सत्य है, वोल्टेज करंट के समानुपाती और करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा और एक के घटने से दूसरा भी क्या होगा? घटेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको अगर जो और गणितीय निरूपण में लिखते हैं तो ये समानुपाती का चिन्ह कहलाता है। समानुपाती को हटाइएगा तो नियतांक बराबर चिन्ह लग जाएगा और बराबर चिन्ह लगने के बाद समानुपाती मतलब नियतांक स्थिरांक भौतिक राशि आएगी, जिसकी जगह पे क्या आता है? आर आता है। और यहीं से जन्म होता है किसका? प्रतिरोध का। यहीं से जन्म होता है किसका? प्रतिरोध आर का। ठीक है, प्रतिरोध तो ऐसे हर पदार्थ का गुण है, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में प्रतिरोध का जन्म किस नियम में हुआ है? तो ओम के नियम से होता है। ओम के नियम से होता है प्रतिरोध, जो भौतिक राशि है उसका जन्म। भौतिक राशि प्रतिरोध है, उसका ऐसा मात्रक ओम होता है दोस्तों, और ये अदिश राशि है। ठीक है, आगे देखिए, पूछ ले क्वेश्चन, ओम का नियम किसके संबंध के बारे में व्याख्या करता है? तो विद्युत धारा विभवांतर के संबंध में। संबंध यही है। आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, बहुत बढ़िया होगा। क्वेश्चन लिखना चाहें दोस्तों तो हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग। ओम का नियम में किन भौतिक राशियों के संबंध के बारे में बताया गया है? तो आंसर लिखिएगा विद्युत धारा और विभवांतर के बारे में। या भी समानुपाती आई, या भी बराबर आई इंटू आर, यहां तक लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या बोला गया है? नियत राशि। तो समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है, अर्थात स्थिर होता है, स्थिरांक होता है, नियतांक होता है। तो आप लोगों को अब तक बेहतरीन समझ में आ गया होगा वो कौन सी भौतिक राशि है? प्रतिरोध है। कौन सी भौतिक राशि है दोस्तों? प्रतिरोध। प्रतिरोध किस रूप में आता है? नियतांक या स्थिरांक के रूप में आता है। नियतांक या स्थिरांक ऐसा चीज होता है जिसका हमारे नियत रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप लोग अगर जो ओम के नियम पढ़े होंगे तो उसमें बोला गया था चालक के ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो तो ये नियत रहेगा, प्रतिरोध नियत रहेगा। चालक के ताप में परिवर्तन नहीं करना है, चालक की लंबाई में वृद्धि नहीं करना है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भी आपको वृद्धि नहीं करना है। ठीक है, तो आप भाई एक बैटरी की जगह 2 बैटरी लगा के देखो, 3 बैटरी लगा के देखो, 4 बैटरी लगा के देखो, हमेशा
V बटे I का मान निकालोगे ना तो हमेशा स्थिर रहेगा, वही क्या होता है, प्रतिरोध हो जाता है, वही क्या हो जाता है, प्रतिरोध हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है, प्रतिरोध। अब आगे देखिएगा आलेख के बारे में हम क्या बोले, एक एक चीज का वर्णन यहाँ पे आपको मिलेगा, एक भी चीज छूटेगा नहीं। ठीक है, और छूटेगा तो अगले वीडियो में हम उसको कोशिश करेंगे निपटा देने का। ठीक है, जैसे कि अभी हम आपका नोट्स लिख रहे हैं तो एमीटर वोल्टमीटर वाला चैप्टर हो चुका है, सॉरी टॉपिक हो चुका है। तो उसमें उसी तरह से आता है गैल्वेनोमीटर। क्या आता है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर। लिखना चाहे तो आप कॉपी कलम लिए हुए होंगे ही, लिख सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, गैल्वेनोमीटर। ये आपका एमीटर वोल्टमीटर जहां व्याख्या हुआ है वहीं पर व्याख्या करना चाहिए था, लेकिन भूल गए, क्योंकि आपके नोट्स में दिया हुआ नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये एग्जाम में आता है। ठीक है, बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है। पूछ लेगा गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो देखिए विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर। लेकिन वो विद्युत धारा, एमीटर जो है विद्युत धारा को एकदम कम मान जो होता है उसका मापन नहीं कर सकता दोस्तों। विद्युत धारा यानी कि इतना कम वोल्टेज वाला, इतना कम कि हम उसको छुए तो पता भी नहीं चले कि करंट मार भी रहा है कि नहीं मार रहा है, हालांकि उसमें करंट होगा। कई सारी चीजें होती है जिसमें इतना कम करंट प्रवाहित होता है कि उसको छूने पर कोई फीलिंग हमें नहीं होता है। और गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर का करंट जब बहता है, ठीक है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर नहीं, एकदम माइक्रो मिली, ये सब पढ़े होंगे ना, मिली माइक्रो नैनो पिको, ये सब क्या करता है, चीजों को छोटा कर देता है। ठीक है, बहुत कम मान की विद्युत धारा मापने में एमीटर जो है वो फैल है दोस्तों। बहुत कम मान की विद्युत धारा मापने में एमीटर नामक यंत्र जो है वो फैल हो जाता है। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने गैल्वेनोमीटर नामक यंत्र बनाया है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अति निम्न मान की विद्युत धारा को मापता है। ध्यान सुने, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को ही मापेगा, लेकिन एकदम कम मान की विद्युत धारा को, जिसका हमें देखने उठने से बल्ब कुछ नहीं जलेगा, उतना करंट में इतना कम करंट रहेगा कि बल्ब कुछ भुक भाग कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं कि करंट है भी कि नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर वहां पे उस धारा को माप लेगा। और हाँ, ज्यादा कस के करंट रहेगा तो गैल्वेनोमीटर नहीं लगाइएगा कि करंट है कि नहीं। गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट पे ना जल के खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कम लोड लेकर के करंट को बताता है, ज्यादा लोड लीजिएगा बेचारा तो जल उल के नष्ट हो जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का क्षमता ही नहीं है कि ज्यादा करंट को मापे, एकदम कम करंट को मापने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ ले, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से होता है, तो बोलिएगा एमीटर। ठीक है, एमीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन बहुत कम मान की विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो एमीटर फैला है, गलत हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर है, भूलिएगा नहीं, बेसिक से एकदम जानकारी है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी तैयारी में। ठीक है, तो इसको कॉपी में आप नोट कर लेते जाएं। ठीक है, इसीलिए हम बोले थे कॉपी कलम लेकर बैठिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम दोस्तों, हम देखते हैं ओम के नियम में क्या बातें कही गई है। तो ओम के नियम जो है विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध बताया गया है। विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध बताया गया है, इसको हटा देते हैं। तो विद्युत धारा और विभवांतर दो भौतिक राशि हो गई। अब देखिए, विभवांतर को एक्स अक्ष, विभवांतर को कौन से अक्ष दोस्तों, एक्स अक्ष पर लेकर के आलेख खींचिए। विभवांतर को एक्स अक्ष और धारा यानी विद्युत धारा को बाई अक्ष पर, कौन से अक्ष पर, बाई अक्ष पर लेकर के ग्राफ जब खींचेंगे तो आलेख जो मिलेगा एक सरल रेखा मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ओम के नियमानुसार विभवांतर को एक्स अक्ष तथा प्रवाहित धारा को बाई अक्ष पर लेकर खींचा गया आलेख कैसा मिलता है। ऑप्शन ए में रहेगा सरल रेखा, बी में रहेगा वक्र रेखा, सी में रहेगा अक्ष के एक्स अक्ष के समांतर, डी में रहेगा मान लीजिए बाई अक्ष के समांतर। तो ध्यान रखिएगा सरल रेखा होता है, क्या होता है, सरल रेखा होता है। यहाँ पे लिख भी दिया है, ओम के नियम से आलेख जो मिलेगा वो कैसा मिलता है, तो सरल रेखा होता है। लेकिन हाँ, ये जो सरल रेखा है वो किस चीज को बताएगा, तो ये आपके प्रतिरोध को बताएगा। ठीक है, ये आपके किस चीज को बताएगा दोस्तों, प्रतिरोध को बताता है। तो सरल रेखा होता है जो प्रतिरोध को बताता है। यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है, आप लोग कॉपी कलम स्केल के साथ डिजाइन बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को यहाँ पे जानकारी मिला होगा। जानकारी कुछ नहीं, बहुत ही छोटी सी चीज है। ओम का नियम किससे संबंधित है,
तो धारा और विभवांतर में संबंध से है, इसको भी लिख लीजिएगा। V समानुपाती I यानी V बराबर IR, जहाँ R क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, नियतांक स्थिरांक के रूप में। कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है, तो प्रतिरोध रहती है। ओम के नियम में कौन सी राशि नियत रहती है, तो प्रतिरोध रहती है। ओम के नियम अनुसार आलेख कैसा मिलता है, तो सरल रेखा मिलता है। सरल रेखा जो है ये क्या बताएगा, तो प्रतिरोध को बताएगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर विभवांतर, वाई अक्ष पर क्या लीजिएगा, विद्युत धारा। चलिए अब हम लोग इधर की तरफ देखते हैं। इधर के पार्ट्स में दोस्तों प्रतिरोध के बारे में परिभाषा और विभाषा मिला है। यहाँ देखिए प्रतिरोध तो हमें पता चला एक नियतांक या स्थिरांक होता है, नियत रहता है, उसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, लेकिन उसको परिभाषित कैसे किया जाए, प्रतिरोध को परिभाषित कैसे किया जाए, ये किस चीज के बारे में बताता है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। प्रतिरोध का अगर जो परिभाषा अगर जो देना है, तो नाम से काम का पता लगाइए। प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी विरोध करेगा। प्रतिरोध यानी क्या करेगा दोस्तों, विरोध। प्रतिरोध यानी अवरोध डालेगा। अरे क्या चीज का अवरोध डालेगा, तो ध्यान से देखिए, परिभाषा में एकदम आसान सी परिभाषा है। क्या बोलता है, किसी पदार्थ का वह गुण, यानी कि वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण। अब यहां से पता चला हुआ कि अच्छा प्रतिरोध क्या है, गुण है। क्या करेगा, जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। ये भाई साहब पकड़ा गया, धारा के प्रवाह का क्या करेगा, विरोध करेगा। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर, यानी पदार्थ से होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वह उस पदार्थ का विरोध प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से दर्शाते हैं या सूचित करते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करे, उसे उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। तो भाई साहब प्रतिरोध का काम क्या हो गया, तो धारा के प्रवाह का विरोध करना। प्रतिरोध किसी का ना किसी का विरोध करेगा। विरोध मतलब आप जाना चाहो तो अगला आदमी आपको जाने नहीं दे रहा है, तो वो आपका क्या कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, यानी विरोध कर रहा है, अवरोध डाल रहा है। ठीक है, तो प्रतिरोध भी क्या करता है, विरोध करता है। तो किसका विरोध करेगा, हमारा आपका नहीं, पढ़ने लिखने में विरोध नहीं करता। तो विद्युत धारा जिस चालक तार से प्रवाहित होता है उसका विरोध करता है। यानी प्रतिरोध कहता है या प्रतिरोध चाहता है कि हम चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देंगे। ठीक है, तो अब समझिएगा, ध्यान से देखिए। अच्छा, इस लाइन प्रतिरोध किसे कहते हैं, अगर जो पूछ ले तो इतना परिभाषा देने के बाद आपको इसके बारे में भी व्याख्या करना होगा, यहां तक का व्याख्या करना होगा। अब ये क्या चीज है, देखिए यहां तक तो पता चला कि प्रतिरोध क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे होकर धारा के प्रवाह का क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है, यानी कि उसे जाने में और बाधा डालता है। इसको से दर्शाते हैं। अब पैराग्राफ बदल के आपको यह भी लिखना पड़ेगा, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है आर जो होता है, उसके सिरों के बीच क्या विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा आई का क्या होता है, अनुपात होता है। प्रतिरोध आर बराबर भी बटे आई, प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, भी बटे आई। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध का मान निकालने का, किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध का मान निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ध्यान से सुने, प्रतिरोध भी बराबर प्रतिरोध आर बराबर भी बटे आई। लेकिन भाई साहब इसको भाषाओं में कैसे लिखेगा, तो बड़ा ही सिंपल सा भाषा है। भी यानी क्या हो गया, विभवांतर, ये भाई साहब ऊपर है, और आई यानी प्रवाहित धारा नीचे है। तो क्या बोला गया है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध आर है, किसी चालक तार का प्रतिरोध आर जो है, उसकी सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा आई का क्या है, अनुपात होता है। ठीक है, इसको भाषा में यही लिखा गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको भी लिखना पड़ेगा आपको, प्रतिरोध किसे कहते हैं, पूछ दिया तो पूरी जानकारी दे दीजिए। अब इसके मात्रक की बात कर दे तो ध्यान से सुनिएगा। ऊपर आपका क्या है, विभव या विभवांतर बोल सकते हैं, और नीचे क्या है, प्रवाहित धारा। विभवांतर का सहमात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का सहमात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और प्रवाहित धारा का मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, वोल्ट को V से दर्शाते हैं, एम्पियर को I से दर्शाते हैं। तो मात्रक जब बनाइएगा V बटे I के अनुसार, तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या पढ़िएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या पढ़ेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर पढ़ेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या पढ़ेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। ध्यान से सुनिए, आंख खोल के देखिए भी कि हम किसको इशारा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सामने वीडियो चल रहा है, कॉपी सामने खुला रहना चाहिए,
आप चाहें तो बुक भी खोल सकते हैं, लेकिन कलम हाथ में पकड़े हुए रहना चाहिए। अगर इस स्थिति में आप हैं कि कॉपी आपके सामने खुला हुआ है, किताब भी है, कलम आपके हाथ में है, तो आप परफेक्ट पढ़ाई कर रहे हो। और जो दोस्त, जो भैया दीदी केवल वीडियो देख रहे हैं, मनोरंजन के लिए, वो सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध R बराबर V बटे I, V यानी विभवांतर जिसका मतलब वोल्ट हो गया, I मतलब प्रवाहित धारा जिसका मतलब एम्पियर हो गया। एक बार देखें तो वोल्ट प्रति एम्पियर जिसका सूचक ये हो गया, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है, ठीक है, ओम होता है। जिसे किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, तो हम लोग आप लोगों को पहले ही बता दिया, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम वैज्ञानिक का नाम है, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम उस वैज्ञानिक का नाम है। इसी के नाम पर जो है प्रतिरोध का मात्रक क्या रखा गया है, ओम रखा गया। हालांकि यही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या दिया है, ओम का नियम दिया। जॉर्ज साइमन ओम ही वैज्ञानिक है जिन्होंने ओम का नियम दिया है दोस्तों। तो उन्हीं के नाम पर प्रतिरोध का मात्रक क्या रखा गया, ओम रखा गया। लेकिन परिभाषा सूत्र से देखे तो वोल्ट प्रति एम्पियर आता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार परिभाषा देखिए क्या कहता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ का मतलब क्या पता चल रहा है कि प्रतिरोध का काम है धारा के प्रवाह का विरोध करना। प्रतिरोध का काम क्या, धारा के प्रवाह का क्या करेगा, विरोध करेगा, रुकावट डालेगा, बीच में अड़ंगा डालेगा, प्रवाहित होने से रोकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो प्रतिरोध का मान ज्यादा है, प्रतिरोध का मान किसी चालक पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का ज्यादा है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध अगर जो ज्यादा है, तो उसे प्रवाहित होने वाली धारा कम होगी, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा है तो वो विरोध कर देगा, तो उतना करंट प्रवाहित हो नहीं पाएगा। और जिस तार का प्रतिरोध कम रहेगा ना, उससे प्रवाहित धारा ज्यादा होगा, ठीक है। इस पॉइंट को समझिए, प्रतिरोध अधिक होगा तो प्रवाहित धारा कम होगा, प्रतिरोध अधिक होगा तो प्रवाहित धारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध का काम है धारा के प्रवाह का विरोध करना। प्रतिरोध अधिक तो प्रवाहित धारा कम, प्रतिरोध कम तो प्रवाहित धारा अधिक। प्रतिरोध अधिक तो प्रवाहित धारा कम होगा। अब किसका प्रतिरोध अधिक होता है, तो लोहा पारा। आपको उदाहरण दे रखा है लोहा और पारा। आप लोग कभी भी कितनों भी देखे होंगे, कोई भी मशीन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, मशीन वगैरह, कोई भारी भरकम, तो उसमें कभी लोहा का तार का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। अब क्या लोहा विद्युत का सुचालक नहीं है, क्या है, करंट ये भी अपने से आर पार होने देगा, लेकिन लोहा का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिसके कारण से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, कम जाएगा। वोल्टेज बहुत ज्यादा दीजिएगा तब भी करंट ज्यादा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। उसमें बहुत सारा बैटरी आपको जोड़ना पड़ेगा, तो भाई जितना दबोगा नहीं उतना झुंझुना हो जाएगा, लोहा का तार लगा दोगे तो, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, लोहा की जगह पे कोई अन्य चीज लगता है, जिसके कारण तांबा वगैरह। आगे पॉइंट देखिए, तो ये पॉइंट क्या बोला कि प्रतिरोध अधिक होगा तो प्रवाहित धारा कम होगा, सही सी बात है। अब इस पॉइंट को समझिएगा, प्रतिरोध अगर जो कम होगा तो प्रवाहित धारा क्या होगा, अधिक होगा। प्रतिरोध अगर जो कम है, प्रवाहित धारा क्या होगा, अधिक होगा, ज्यादा धारा पाएगी। जैसे कि चांदी का तार, तांबा का तार, आप लोग देखे होंगे तांबा का तार जनरली सब जगह यूज किया जाता है। हालांकि अच्छा होता कि तांबा के तार की जगह चांदी का तार यूज करते, क्योंकि चांदी का तार का प्रतिरोध ना सबसे कम होता है, इसलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु है, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन है, चांदी। क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन तांबा का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि सुनिएगा दोस्तों, चांदी तो अच्छा रहता है, लेकिन चांदी का कीमत तांबे की तुलना में कई गुना ज्यादा है। सोना चांदी का कीमत ऐसे भी ज्यादा रहता है, मालूम ही होगा। तो भाई अगर जो चांदी का तार का उपयोग करता, तो जो भी मशीन वगैरह में तार वगैरह के रूप में चांदी का उपयोग करता, उस मशीन का दाम और बढ़ जाता ना। चांदी के लग जाने के कारण क्या हो जाता, उस मशीन की कीमत और वृद्धि हो जाती, तो भाई बढ़ जाएगा मशीन का दाम, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फिर फराने से फायदा क्या है। इसलिए चांदी के तार का उपयोग ना करके तांबा का तार का उपयोग किया जाता है। तांबा का भी प्रतिरोध कम ही होता है, लेकिन चांदी जितना कम नहीं होता है, ठीक है। चांदी जितना अच्छा विद्युत का सुचालक तांबा नहीं है, लेकिन वो भी ठीक है, अच्छा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध क्या है, तो ऐसा पदार्थ का गुण है जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध कर देगा। प्रतिरोध अधिक होने पर प्रवाहित धारा कम होगी, प्रतिरोध कम होने पर प्रवाहित धारा अधिक होगा। चांदी के तार का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए चांदी तार जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अब आगे देखिएगा, ये जो 3 पॉइंट है इसको आप लोग ध्यान रखिए।
चालक, कुचालक, इन सब की परिभाषा आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया है। जिस भी पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो उसे कुचालक कहते हैं, और जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए उसे सुचालक कहते हैं। लेकिन प्रतिरोध के आधार पर भी चालक कुचालक के बारे में परिभाषा मिलता है। देखिएगा, बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थों को चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा फुल्ली चालक है। लोहा भी चालक है लेकिन उसका प्रतिरोध ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ को उदाहरण बोल रहे हैं अभी देने के लिए, तो चांदी और तांबा दे दो। बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थों को चालक कहते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट देखेंगे तो उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहते हैं। अब ये आ गया नया चीज, क्या गया है? प्रतिरोधक कहते हैं। देखिए, बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थों को चालक कहते हैं, जिसमें चांदी और तांबा हो गया चालक। उच्च प्रतिरोध यानी जिसका प्रतिरोध उच्च है, ज्यादा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? तो प्रतिरोधक कहेंगे। जैसे लोहा और पारा क्या हो गया? प्रतिरोधक हो गया। तीसरा पॉइंट समझिएगा, बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ होगा, जिसका प्रतिरोध उच्च नहीं बहुत अधिक हो, ठीक है, इतना अधिक हो कि उसमें विद्युत धारा आगे बढ़ने के लिए कुछ भी ना दे। प्रतिरोध का मान इतना ज्यादा हो कि उसमें विद्युत धारा टस नमस होने दे, एकदम जहां पे है वहीं पे रुको, यानी उससे विद्युत धारा का प्रवाह होने ही ना दे, इतना ज्यादा प्रतिरोध हो। क्या बोला? बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या करते हैं? विद्युत रोधी। और विद्युत रोधी को ही आप क्या बोल सकते हैं? कुचालक। विद्युत रोधी को ही आप क्या बोल सकते हो दोस्तों? कुचालक बोल सकते हैं। अब ये किसका उदाहरण क्या है? रबर है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ियां हो जाएगी, एमोनाइट का छड़ हो जाएगा, कांच हो जाएगा, लेड यानी शीशा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थों को विद्युत रोधी कहते हैं। 3 पॉइंट फिर से हम लोग देखेंगे। कम, बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या करेंगे? चालक। चांदी और तांबा आपका उदाहरण हो गया। देखिए दोस्तों, तबीयत थोड़ा मेरा खराब लग रहा है, लेकिन हम इस सबसे कोई दिक्कत नहीं होता है। क्लास यहाँ तो ऑफलाइन मेरा जो चलता है उसको तो हम छोड़वे नहीं कर देते, ये तो और घर वाला चीज है तो हम घर वाला छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से लगातार बने रहिए। अगर जो इतना तक पहुंचे तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, इतना तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने में मजा लग रहा होगा तभी तो इतना तक पहुंचे हो। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहते हैं। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहते हैं, जिसमें आपका लोहा और पारा। पारा वो धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा का संकेत क्या होता है दोस्तों? Hg होता है। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। पारा को ही बोलते हैं क्या? बरकरी। पारा दुनिया का एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में लिक्विड के रूप में पाया जाता है। पारा का संकेत Hg होता है। परमाणु संख्या 80 होता है। पारा का लैटिन नाम हाइड्रारजाइरम होता है। जो लोग जानते हैं वो लिख लीजिए, नहीं जानते हैं लिख लीजिए, हाइड्रारजाइरम पारा का लैटिन नाम है। बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या कहेंगे? विद्युत रोधी यानी कि कुचालक कहेंगे, जैसे रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ियां, ये सब हो गया। अब आगे समझिएगा, ध्यान से देखिए। प्रतिरोधक, उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहते हैं, तो उसके बारे में पॉइंट है। प्रतिरोधक एक युक्ति है। युक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइस। प्रतिरोधक क्या हो गया? जिस पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है उसको क्या बोल देंगे? प्रतिरोधक। उच्च है उसको क्या बोल देंगे? प्रतिरोधक। जैसे लोहा पारा क्या? प्रतिरोधक। तो लोहा पारा को युक्ति के रूप में रखा जा सकता है। जबकि प्रतिरोध क्या हो गया? प्रतिरोध उसका गुण है। ध्यान से समझिए दोस्तों, प्रतिरोध क्या है? गुण है। और प्रतिरोधक क्या है? तो पदार्थ है, सीधी सी बात। प्रतिरोधक क्या है? प्रतिरोधक एक युक्ति है, जबकि प्रतिरोध उसका गुण है। जो लोहा है उसको आप प्रतिरोधक बोलिएगा, लेकिन लोहा में जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाला गुण है उसको क्या बोलिएगा? प्रतिरोध बोलिएगा, ठीक है। लोहा को प्रतिरोध नहीं बोलिएगा, प्रतिरोध तो उसका गुण है, ठीक है। अब हमें अच्छाई का गुण है, बुराई का गुण है, तो हमें क्या बोलेगा? अच्छा व्यक्ति, मतलब ऐसे अच्छा लेकर नाम बोलेगा क्या? अरे मेरा जो नाम है वो लेकर पुकारा जाएगा। तो लोहा का नाम लोहा है तो लोहा लेकर पुकारिएगा, तो ये इसका क्या हो गया? प्रतिरोधक हो गया। लेकिन लोहा का गुण है कि उसमें विद्युत धारा का कम प्रवाह होता है, तो उसके गुण को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए, इतना सारा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, हालांकि ये परिभाषा जो है ना, प्रतिरोध किसे कहते हैं, मिल गया परिभाषा, प्रतिरोध R/V/I। इसके तुरंत बाद हमें देना चाहिए था कि ओम, 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा लिखे, लेकिन यहाँ लिख देने के बाद, पूरा लिख देने के बाद ध्यान में आया कि ये वाला चीज छूट गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी दे देते हैं। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा अरेंजमेंट करने के चक्कर में, ऊपर पूरा लेने के चक्कर में इधर आपको थोड़ा सा कोना में जो है
बोर्ड बढ़िया से सिस्टमेटिकली ढंग से सज नहीं पाया, ठीक है। तो आप लोग देखिए बहुत ही आसानी से परिभाषा मिल जाएगा। 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। देखिए प्रतिरोध क्या हो गया, तो आप लोग अभी देख चुके हैं प्रतिरोध R बराबर V बटे आई। V मतलब क्या बोलता है विभवांतर, और I मतलब क्या करंट। जब पहले आप लोग ये सोचिए कि तार में पहले करंट बहेगा कि पहले वोल्टेज मिलेगा। करंट तार से बहना शुरू हो जाता है कि वोल्टेज मिलेगा, तो जब तक भाई साहब वोल्टेज ही नहीं मिलेगा करंट कहां से प्रवाहित हो जाएगा। तो पहले देना पड़ेगा क्या वोल्टेज, तब उससे प्रवाहित होगा क्या करंट। अब ऐसा सोचो ना कि यदि किसी चालक तार को 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाए, वोल्टेज का मान कितना रखा जाए 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाए, जिससे चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लग जाए, यानी V का मान भी 1 और I का मान भी 1, तो 1 बटे 1 क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, और 1 को क्या बोलेंगे 1 ओम हो गया। जैसे कि यहाँ पे परिभाषा में लिखा गया है, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से, 1 वोल्ट का विभवांतर मतलब हो गया 1 वोल्ट वोल्टेज दीजिए। वोल्टेज कितना देना है 1 वोल्ट। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाए, आप जो है चालक तार को 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें। कितना वोल्ट की बैटरी से 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। चालक तार में देखिए एमीटर लगाकर कि कितना एम्पियर का करंट बह रहा है। 1 एम्पियर का करंट बह जाए तो समझ जाएगा कि उसका प्रतिरोध कितना है 1 ओम है। उसका प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों 1 ओम होगा। फिर से पूरी परिभाषा अगर जो देखना चाहिए, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर यानी वोल्टेज आरोपित करने से, यानी बैटरी जोड़ देने से चालक में 1 एम्पियर का ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाए, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अब इसमें विभवांतर बोला 1 वोल्ट प्रवाहित कीजिए, आरोपित कीजिए, विद्युत धारा 1 एम्पियर, तो इसका एक न्यूमेरिकल छोटा सा बनेगा। तो देखिए हम न्यूमेरिकल दिखाते हैं, आप लोग स्केल से ये सब लिख लिए होंगे, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए हम एडजस्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए ताकि आप लोग जब बाद में भी देखें तो आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। क्या बोलता है उसको देखिए, गणितीय निरूपण यहाँ पे कर रहे हैं। क्या बोलता है, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर, यानी भाई साहब विभवांतर जो अपना मिलेगा जिसको हम लोग V से दर्शाते हैं, वो कितना वोल्ट है 1 वोल्ट है, ठीक है। 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा जो है, क्या दोस्तों विद्युत धारा को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, विद्युत धारा आई जो है कितना एम्पियर 1 एम्पियर प्रवाहित होने लग जाए, तो हमें बताना है कि प्रतिरोध कितना होगा। तो चूंकि प्रतिरोध का अब तक हम सूत्र देख चुके हैं, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है V बटे आई होता है। ध्यान से देखिए, तो V का मतलब 1 वोल्ट हो गया, I का मतलब 1 एम्पियर, 1 बटे 1 काटिएगा तो 1 आ जाएगा, ऊपर लगाइएगा वोल्ट, नीचे लगाइएगा एम्पियर, तो ये मिलेगा वोल्ट प्रति एम्पियर में, लेकिन वोल्ट प्रति एम्पियर को ही जगह पे क्या लिखा गया है ओम लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कॉपी में अपना नोट कर लें, ठीक है। ये परिभाषा है और ये इसका गणितीय निरूपण है। तो उम्मीद करते हैं अगर जो यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप बेस्ट पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप एकदम बहुत मेहनती विद्यार्थी हैं तभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए, आगे हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधकता के बारे में, ठीक है। तो अगला पार्ट 8 जो चलेगा उसको देखना ना भूलें, ठीक है। लास्ट सब्सक्राइब शेयर दोस्तों में जरूर करें, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।